देखिए भाई, आपका गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार बताया जा रहा था और आपका ये बताया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं। तो पहला आपका बताया गया था कि गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार है। दूसरा बताया गया कि जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। तीसरा बताया गया कि बिना विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। चौथा बताया गया कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में न रखा जाए, ये अधिकार है। पांचवा छठवां देखिए आपका अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि उसकी स्वतंत्रता पर उतना ही प्रतिबंध लगाया जाए जितना निकल भागने से रोकने के लिए क्या है आवश्यक। यानी कि हथकड़ी वाला केस आपका सुनील बत्रा का बताया गया था। आपका अगला अधिकार देखिए, आपका पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, आपका उसको ये अधिकार हैं कि वह मने आपका गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए, अर्थात चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए। तो पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन आया था कि सीआरपीसी की किस धारा के तहत चिकित्सकीय परीक्षण की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का आपका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा गिरफ्तारी के बाद। तो आपका सेक्शन 54 आगे पढ़ा भी जाएगा, यानी कि सीआरपीसी की धारा 54 में आपका स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जितने भी लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, गिरफ्तारी के बाद उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा और तब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए होता क्या है, या तो पुलिस अस्पताल लेकर जाए, एक डॉक्टर को दिखाए, पर्ची बनवा ले, या दूसरा उपाय है कि जो पुलिस में ही डॉक्टर होते हैं, रिजर्व पुलिस लाइन इत्यादि सरकारी डॉक्टर, उनको दिखाकर पर्ची क्या करे, बनवा ले। बीपी ओपी नपवाया जाता है कि कहीं बीपी हाई तो नहीं हो गया, लो तो नहीं हो गया, क्योंकि बीपी हाई लो हो जाएगा गिरफ्तारी के बाद तो ऊपर भी पहुंच जाएगा। तो कोर्ट में न पेश करके पहले इसका क्या किया जाए, इलाज किया जाए, तब बाद में कोर्ट में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। भाई पहले तो इलाज करिए, जीवन रहेगा तभी तो कोर्ट में जाएगा। तो चिकित्सकीय परीक्षण जब बताया जाएगा तो 3-4 एंगल से आपको जानना है। पहला आपका जो एंगल होगा, 4 एंगल से पढ़ना है डायरेक्ट मेडिकल चेकअप। पहला एंगल आपका होगा सामान्य, जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं सबका। दूसरा ये होगा कि अभियुक्त डिमांड करेगा कि हमारे शरीर का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाए। तीसरा पुलिस डिमांड करेगी कि इस अभियुक्त का क्या किया जाए, शारीरिक परीक्षण का आदेश दिया जाए, कोर्ट से मांग करेगी। और चौथा है कि जो दुराचार की शिकार महिला है उसका शारीरिक परीक्षण किया जाए। तो 4 धाराएं, 4 एंगल से हम क्या करेंगे बताएंगे। आगे जब आपका सेक्शन आज तो नहीं शुरू हो पाएगा, कल से ही हो पाएगा, क्योंकि अभी सामान्य बातें ही हैं जो आज निपटाई जाएंगी। अगला देखिए आपका यानी कि चिकित्सकीय, आपका चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सकीय परीक्षण का अधिकार, ये भी गिरफ्तार व्यक्ति का एक अधिकार है कि जब वह गिरफ्तार हो तो जल्दी से जल्दी उसका मेडिकल चेकअप किसी डॉक्टर से क्या किया जाए, कराया जाए। महिला है तो याद रखिए, महिला का मेडिकल चेकअप किस डॉक्टर द्वारा होगा, महिला डॉक्टर द्वारा, ये रटे रहिए। ये भी आगे बताया जाएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला अधिकार देखिए भाई, यानी कि जो अगला अधिकार हमें देखना है वह ये देखना है कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, अर्थात ये थोड़ा व्यापक वे में जाएगा और अलग से भी आपका उत्तराखंड एपीओ में भी क्वेश्चन जे में बन चुका है, मेंस में भी,
कि फ्री लीगल एड या निःशुल्क विधिक सहायता पर टिप्पणी लिखिए। और तमाम बार क्वेश्चन बनता भी रहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता आपका कैसा अधिकार है। तो जब भी आप निःशुल्क विधिक सहायता पढ़िएगा तो इसका आपका देखिए कितने एंगल से पढ़ना है। सबसे पहले आपका अनुच्छेद 39A पढ़ना है संविधान का। फिर संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ना है। कौन सा अनुच्छेद? 21। फिर आपका जो पढ़ना है निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 21 में एक मूल अधिकार है। ये जो आपका केस आया HM हास्कट का केस आया। कौन सा? HM हास्कट का केस हम पढ़ाएंगे। फिर आपका इस केस के बाद CRPC देखेंगे और CRPC की धारा 304 देखेंगे। इसके बाद आपका एक कानून बना है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। यानी कि इतनी बातें आपका लगभग फ्री लीगल एड में लिखना भी है और जानना भी है। देखिए आपका प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है या नैसर्गिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडि अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। तो चूंकि अभियुक्त दूसरा पक्षकार होता है अतः अभियुक्त के पास किसी कारण से उसके बचाव के लिए वकील साहब उपलब्ध नहीं है तो ये राज्य का दायित्व है। यानी कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि राज्य के व्यय पर, राज्य के खर्चे पर उस अभियुक्त को फ्री में बिना पैसा लिए अधिवक्ता दे। ये किसका कर्तव्य है? न्यायालय का। और आपका न्यायालय किसके खर्चे पर देता है? आपका कह सकते हैं कि इसका खर्चा कौन देगा? राज्य। इसको आपका अब कानूनी तौर पे चलना है। सबसे पहले जो कानूनी तौर पर हम चलते हैं, संविधान बाद में देखेंगे, पहले CRPC उसके बाद संविधान, क्रम से चलना है। पहले CRPC उसके बाद आपका संविधान और उसके बाद जो कानून बना है वह देखा जाता है। ये पिछली बार आया भी था क्वेश्चन भाई जे में कि फ्री लीगल एड आपका CRPC की किस धारा में है? तो 304 रट कर जाइएगा। किस धारा में? 304 में। देखिए क्या कहा गया है CRPC में शुद्ध रूप से देखा जाए, पूछा गया था MP में, यदि कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में, यानी कि सत्र न्यायालय है उसके समक्ष विचारण हो रहा है और विचारण के दौरान अगर किसी अभियुक्त के बचाव के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो सत्र न्यायालय राज्य के व्यय पर, सरकारी खर्चे पर अभियुक्त को अधिवक्ता प्रदान करेगा जो अभियुक्त का क्या करेगा? बचाव। ये अब पहला देखिए टेक्निकल क्वेश्चन आया MP में प्री में भी कि धारा 304 CRPC किस न्यायालय के लिए केवल है? कोर्ट ऑफ सेशन। और स्टेज याद रखिएगा, कौन सा स्टेज हमने बताया? जांच की, विचारण की, दोनों की अपील, तो केवल विचारण। क्योंकि ऐसी दशा में हाँ राज्य सरकार चाहे, माने सरकार चाहे तो कानून बनाकर इस नियम को मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी लागू कर सकती हैं। ये किसके ऊपर है? सरकार के। यानी कि आपका देखिए कमी कहाँ झलकती है कि ये नियम आपका जो CRPC में है केवल कोर्ट ऑफ सेशन में उपलब्ध है फ्री लीगल एड, वो भी किस स्टेज पर? जब मुकदमे की क्या हो रही हो? विचारण। अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र टेढ़ी हुई, अब संविधान आइए। संविधान का अनुच्छेद 39A कहता है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, गरीब है इत्यादि हैं
तो आपका राज्य का ये कर्तव्य है कि वह उसे फ्री लीगल एड प्रदान करे, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे, यानी कि बिना पैसा लिए अधिवक्ता दे। ये क्या है? राज्य का कर्तव्य। अब चूंकि 39A संविधान के भाग 4 में है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, और इसका पालन करना राज्य के लिए बाध्यकारी न होकर विवेकाधिकार है। चाहे तो ये कार्य करे और चाहे तो न करे। अब उच्चतम न्यायालय ने देखा कि बड़े लोगों के लिए वकीलों की फौज लगी है, और जो कुछ लोग हैं जो गरीब इत्यादि, उनके लिए तो कोई वकील ही नहीं है, क्योंकि वो तो वकील की फीस ही नहीं दे पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो अनुच्छेद 14 का शुद्ध रूप से क्या है? उल्लंघन। अतः ऐसी दशा में आपका सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की नज़र गई आपका इस मुद्दे पर। HM हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, और सभी न्यायालयों में और सभी स्टेजों पर राज्य को देना पड़ेगा। न्यायालय दे किसके खर्चे पर? राज्य के। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था को क्या किया? व्यापक। सभी कोर्ट में मिलेगा, सभी स्टेज पर मिलेगा। तो सभी कोर्ट माने मजिस्ट्रेट के न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी में देना पड़ेगा। सभी स्टेज मतलब कि अभियुक्त गिरफ्तार करके पेश किया गया कोर्ट में तब भी, जांच चल रही है तब भी, विचारण चल रहा है तब भी, हाई कोर्ट में अपील हुई तब भी, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तब भी। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी न्यायालयों में क्या करना पड़ेगा? अगर अधिवक्ता अभियुक्त के पास नहीं है तो न्यायालय राज्य के व्यय पर फ्री में अभियुक्त को क्या उपलब्ध कराएगा? अधिवक्ता। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे दिया तब संसद को होश आया और संसद ने एक कानून बनाया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल अथॉरिटी सर्विस एक्ट 1987। अब उसमें ये प्रावधान किया गया कि आपका एक मने पैनल बनेगा, और उस पैनल में से जिनके पास अधिवक्ता नहीं है उनको अधिवक्ता दिया जाएगा। ये पैनल जिले में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में बनेगा, और जिन अभियुक्तों के पास क्या नहीं है? वकील, उनको फ्री में क्या दिया जाएगा? वकील। अब आइए एक दो उदाहरण देखा जाए। ये तो आपका उदाहरण में आपका दो उदाहरण आपका महत्वपूर्ण है। पहला उदाहरण आपका निर्भया कांड का देखा जाए, और दूसरा कसाब का उदाहरण। कम से कम दो उदाहरण देखा जाए, बहुत लंबा नहीं चलाएंगे ये। आप निर्भया कांड में आप दिल्ली में जानते हैं कि दरिंदगी हुई निर्भया से, और दिल्ली का कोई भी अधिवक्ता अभियुक्तों की बचाव करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बार ने प्रस्ताव पास किया कि इस मामले में कोई अधिवक्ता अभियुक्तों का मुकदमा नहीं लड़ेगा। तो आप लोग बताइए, क्या बिना अधिवक्ता के ही सजा दे दी गई? नहीं। अब न्यायालय ये देखा कि अभियुक्तों के पक्ष में बहस करने के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है, तो सभी अभियुक्तों को एकाएक अधिवक्ता पैनल से दिया गया, और जो सबसे सक्रिय अधिवक्ता रहे वह AP सिंह रहे, जो आज भी प्रसिद्ध हैं। यानी कि पैसा पाते थे पूरा सरकार का, और सरकार के विपक्ष में खूब बोलते थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, रात में लड़े कि हाई आपका मृत्युदंड को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट 3:30 बजे इनकी याचिका क्या किया? 4 बजे खारिज। तो 5 बजे अभियुक्तों अपराधियों को क्या चढ़ाया गया? चारों को फांसी पर। यानी कि खूब पैसा सरकार से लिया और सरकार के विपक्ष में बोलिए, तो यही काम है। यानी कि ये कानून है
आडी अल्ट्रम परटम, यानी कि भाई बिना सुने किसी को सजा नहीं दी जाएगी। भले तो ये सरकार पूरा पैसा फाइल और लड़ने की दे रही थी, ये नहीं कि अपने घर से। दूसरा अच्छा उदाहरण कसाब का मिलता है। कसाब के भी मामले में बॉम्बे का कोई वकील उनका बचाव करने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या बिना अधिवक्ता के सुनवाई हो गई? नहीं। दो अच्छे अच्छे अधिवक्ता दिए गए, बचाव भी किए, और लेकिन वो अलग बात है कि बचाव नहीं कर पाए, लेकिन सुना तो गया। यही काम पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले में नहीं किया, बिना अधिवक्ता के ही क्या किया, बिना सुनवाई किए सजा, एक पक्षीय सुनवाई। इसीलिए भारत को जाना पड़ा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और वहां से भारत के पक्ष में आदेश हुआ कि इनको अधिवक्ता की सेवा क्या की जाए, प्रदान की जाए, और मृत्यु दंड को अभी क्या किया जाए, रोका जाए। भाई यहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ी भारत को। अगला अधिकार देखा जाए, फ्री लीगल एड तो महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे अगला उसका जो अगला राइट है वह ये है कि वह अपने मनपसंद के, अपनी इच्छा के अधिवक्ता से, यानी कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराए, अपना बचाव कराए। ये भी क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में बना। एक बार 303 सीआरपीसी की धारा बनी, एक बार 304। अब यहीं थोड़ा कन्फ्यूजन है, हमें नहीं याद आ रहा है कि 303 वाली धारा कब बनी और 304 वाली, आ नहीं रहा याद। लेकिन दो बार ये हुआ और दोनों बार ये क्वेश्चन क्या हुए, बने हैं। फिर एक बार देखिए भाई, अब आपका ये जो क्वेश्चन आप अधिकार पढ़ेंगे इसको दो एंगल से पढ़िएगा, एक संविधान से और दूसरा सीआरपीसी से। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 में स्पष्ट ये लिखा गया है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा, अपनी डिफेंस, अपनी बचाव कराए। किस अनुच्छेद में ये मूल अधिकार है? अनुच्छेद 22 के क्लाज 1। जैसे कि आपका शाहरुख खान जी हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए भारत के किसी भी अधिवक्ता को रख लेते, ये उनका मूल अधिकार है। और रखे भी थे बॉम्बे के नामी गिरामी अधिवक्ता, उतना तेज तरार वो नहीं निकले। आपका बहुत पैसा खाए लोअर कोर्ट का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या मंगाना पड़ा, कई लाख देकर अधिवक्ता। ये अधिकार है कि हम अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना क्या करा सकते हैं, बचाव। यही जो आपकी बात है, क्योंकि मूल अधिकार है ये, अतः सीआरपीसी की धारा 303 में भी यही बात सेम रखी गई है। यानी कि दो जगह से पढ़िएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 और सीआरपीसी की कौन सी धारा 303, दोनों में अंतर क्या है? एक मूल अधिकार है तो दूसरा संहिताबद्ध अधिकार है। तो बताइए ऊंचा कौन है, नीचा कौन है? तो आपका मूल अधिकार सर्वोच्च है और कमजोर कौन है, सीआरपीसी। तो मूल अधिकारों को ही आगे बढ़ाने के लिए सीआरपीसी की धारा 303 की रचना की गई, और आपका प्रत्येक अभियुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी क्या करा ले, बचाव। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य आपका कह सकते हैं कि जो राइट थे गिरफ्तार व्यक्ति के, वह बताए गए। अब केस आ जाना है, दो केस इस पर लिखना है। पहला केस है डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, पूरा नाम है आपका दिलीप कुमार बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। दूसरा केस है जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,
इन दोनों केसों में उच्चतम न्यायालय ने मनमानी गिरफ्तारी, अवैध हिंसा अभिरक्षा में आपका कह सकते हैं गलत पुलिस द्वारा कस्टडी में गलत व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जब भी आप गिरफ्तारी के बारे में आपका व्यापक दिशा निर्देश दिया और गिरफ्तार व्यक्ति के तमाम अधिकारों का क्या किया उल्लेख। अब उतना नहीं लिखना है, 5 लाइन में केस लिख कर क्या करना है, निकल जाना है। ये नहीं कि आप लिखते रहिए, तब 2 क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि जो ये 2 केस हैं, ये लिख कर और इसमें 5 से 7 लाइन मुख्य मुख्य क्या किया सुप्रीम कोर्ट, लिख के निकल जाना है। इस प्रकार आपका जो पहला क्वेश्चन बना वह समाप्त हुआ कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या बताइए अधिकार। इसी पर अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए। अब आपका ये पूछा जाता है, इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी। अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से या अवैध रूप से अरेस्ट किया जाता है या कर लिया गया है तो क्या रेमेडी है, क्या उपचार है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसे गलत तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से विधि का उल्लंघन करते हुए अरेस्ट किया गया तो एक को क्या क्या अधिकार है। तो अवैध गिरफ्तार व्यक्ति के क्या माने अवैध गिरफ्तार व्यक्ति क्या रेमेडी रखता है, क्या उपचार रखता है, अब ये देखना है। ये अलग से इंटरव्यू और मेंस में बनता है। अब दिमाग अस्थिर करके समझिए। ये एक व्यक्ति है जिसे गलत तरीके से क्या किया गया है, गिरफ्तार। तो ए के विरुद्ध क्या क्या ए को क्या क्या हक होगा, क्या क्या ए के पास विकल्प है, सभी विकल्पों पर एक एक करके हमें क्या करना है, विचार। पहला देखिए, पहला नियम यह है कि अगर गिरफ्तारी अवैध है तो विचारण अवैध नहीं होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया या 24 घंटे से अधिक ही रख लिया गया, फिर भी उसके खिलाफ मुकदमा उसमें चला, वह सजा पाया, तो वह सजा वैध होगी, भले गिरफ्तारी क्या थी, अवैध। यानी कि पहला नियम ये मिला कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो इसके कारण ट्रायल या विचारण दूषित नहीं होगा। यानी कि उस पर कोई प्रभाव बुरा नहीं पड़ेगा, पहला नियम। दूसरा देखिए भाई, आपका अगर किसी व्यक्ति को चाहे पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और वह गिरफ्तारी अवैध है तो ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए, यानी कि आपका अरेस्ट को रोकने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकता है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकता है। यानी कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर कहाँ तक, 106। दूसरा नियम देखिए, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है या किया गया है तो वह अपने को बचाने के लिए आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक में दिए गए प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकता है अपने को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। दूसरा नियम आया। तीसरा नियम देखिए, यदि किसी व्यक्ति को इलीगल तौर पे गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी दशा में वह उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है और उच्च न्यायालय भी, यानी कि वह सीधे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकता है, याचिका दायर कर सकता है उच्च न्यायालय में। और किस रिट की मांग कर सकता है, हैबियस कॉर्पस या बंदी
प्रत्यक्षीकरण। फिर एक बार देखिए इसको, फिर हम, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया या 24 घंटे से अधिक रखा गया मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, तो ऐसा व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? 32। क्या दायर कर सकता है? याचिका। और किस रिट को जारी करने की मांग कर सकता है? हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। या हाई कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर करे किस अनुच्छेद के तहत? 226। और कौन सी रिट जारी करने की मांग करे? हैबियस कॉर्पस। ये चौथा, हमने तीसरा बता दिया भाई मैं, अवैध गिरफ्तारी। चौथा ये, चौथा आपका देखा जाए, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेता है तो उस पुलिस अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है, आंतरिक कार्यवाही की जा सकती है, उसके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है और उसे विभाग द्वारा भी दंडित किया जा सकता है। यानी कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को सजा दे सकते हैं। तो पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा? 7। पिछली बार एपीओ में आया है। आपका न्यायिक जांच है कि आंतरिक जांच है? आंतरिक यानी कि विभागीय। तो चौथा ऑप्शन आपको क्या मिला कि जो पुलिस वाला अवैध रूप से गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है और पुलिस अधिनियम 1861 की धारा के तहत 7। ये 4 हो गए। पांचवा देखिए, पांचवा ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है तो ऐसी दशा में गिरफ्तार व्यक्ति ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है अपराधी सदोष परिरोध के लिए। यानी कि इसका मतलब कि कैसा मुकदमा चलाया जा सकता है? सदोष परिरोध के लिए। देखिए, सदोष परिरोध का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से क्या लगा देना? प्रतिबंध। तो अगर पुलिस ने या आम आदमी ने किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी या अवैध रूप से बंदी बना दिया तो यह अपराध होगा। और कौन सा अपराध होगा? सदोष अवरोध की परिरोध। तो किसमें स्वतंत्रता आंशिक प्रतिबंधित होती है? अवरोध में। और किसमें पूर्ण रूप से होती है? परिरोध में। सदोष अवरोध आईपीसी की धारा में परिभाषित है? 339। और सदोष परिरोध किस में है? 340। भाई दोनों धारा याद रखें। परिभाषा किस में दी गई? अवरोध 39, अब परिरोध की 340। तो एक तो ये हो गया सदोष अवरोध और किसके लिए? परिरोध। अगला देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी दशा में गिरफ्तार व्यक्ति मुआवजा की मांग कर सकता है और मुआवजा की मांग के लिए अपकृत विधि के तहत, टाट के तहत, फॉल्स इम्प्रिजमेंट या मिथ्या बंदीकरण के अपकृत के लिए मुआवजा की मांग कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को बी ने अवैध रूप से क्या किया है? ए को बंदी बना लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो ए को अधिकार है कि वह बी के खिलाफ सिविल वाद लाए और कहे कि हमें अवैध रूप से बी ने क्या बनाया था? बंदी। इसके लिए क्या दिलवाया जाए? मुआवजा। तो क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की मांग की जा सकती है कि नहीं? और कौन सा अपकृत्य होगा? मिथ्या बंदीकरण, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, यानी कि जो गलत तरीके से बिना किसी आधार के आपने किसी को क्या कर लिया? गिरफ्तार या बंदी बना लिया। इसके लिए अभी हम केस आएंगे सुप्रीम कोर्ट का, 2 केस कम से कम बताएंगे, पहले आगे बढ़ा जाए। अगर किसी व्यक्ति को
गिरफ्तार किया गया है वह गिरफ्तारी गलत तरीके से कराई गई है तो आप ऐसे व्यक्ति को छुड़वाने के लिए सर्च वारंट या खोज वारंट या न्यायालय से तलाशी वारंट भी जारी करा सकते हैं। तो जो तलाशी वारंट जारी होगा आपका 97 सीआरपीसी और आपका 98 97 सबके लिए है और स्त्री को अपहरित कर लिया गया है, बंदी बनाया गया तो कौन सी धारा 98। तो इसमें पूछा जाता है आपका कौन सी धारा सीआरपीसी की हैबियस कार्पस के नेचर की है तो 97। बस इसमें कि सर्च वारंट जारी होगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हैबियस कार्पस की रिट जारी होगी। अंतर ये है, इसमें रिट नहीं जारी होती क्या, तलाशी वारंट। पुलिस को आदेशित किया जाता है कि ये व्यक्ति अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, आप खोजिए और खोज कर न्यायालय में क्या करिए लाइए। यही हैबियस कार्पस में भी होता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेशित करता है कि इस व्यक्ति को खोजिए और खोज कर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या करिए लाइए। भाई आपका फिर याद रखिए दो धाराएं और सीआरपीसी की कौन कौन, 97 और कौन 98। कौन सा वारंट, इसमें सर्च वारंट, इसमें मुक्त करने का आदेश कि स्त्री बंद है अवैध रूप से तो उसे क्या किया जाए, मुक्त करवाया जाए, छोड़ा जाए। मेन रूप से अब उतना डिटेल में नहीं बताया जा सकता। इसके बाद एक धारा और पढ़िएगा आपका सीआरपीसी की धारा 358, यानी कि जिस व्यक्ति को अवैध रूप से अरेस्ट किया गया था मजिस्ट्रेट चाहें तो जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार करवाया था उससे ऐसे व्यक्ति को कुछ प्रतिकर दिलवा सकता है। यानी कि ए को बी ने पुलिस से गिरफ्तार करवाया था और ए बाइज्जत बरी हो गया, गिरफ्तारी बिना आधार के की गई थी, तो बी से ए को न्यायालय क्या दिलवा सकता है, प्रतिकर। की धारा में सीआरपीसी के 358। दो केस याद रखिएगा भाई, आपका दो केस जरूर इस पर लिखना है। आपका पहला केस है रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का और दूसरा केस है भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। और भी तमाम केस हैं लेकिन कम से कम दो केस जरूर याद रखिए। जैसे आप गिरफ्तार माने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार में जैसे आप दो केस पढ़े डीके बसु और दूसरा कौन था जोगिंदर सिंह, उसी प्रकार यहाँ भी दो केस याद करना पड़ेगा। पहला रुदल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार और दूसरा भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। दोनों केसों में देखिए क्या क्या हुआ था। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का जो केस है ये कई एंगल से पूछा जाता है कंपटीशन में। पहला एंगल पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपसेशन या संवैधानिक प्रतिकर का उल्लेख या संवैधानिक प्रतिकर सर्वप्रथम किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया, यानी कि संविधान का उल्लंघन होने पर आप भरपाई करिए, मुआवजा दीजिए। तो कौन सा केस है, पहला रुदल सा। दूसरा पूछा जाता है मूल अधिकार के हनन होने पर सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मुआवजा दिलवाया, तो क्या मार कर आएंगे, रुदल सा। कौन मार कर आएंगे, रुदल सा। अवैध रूप से निरुद्धि के मामले में मुआवजा पाया जा सकता है, सर्वप्रथम ये किस केस में डिसाइड हुआ, रुदल सा। दूसरा देखिए आपका भाई, दूसरा है भीम सिंह। तो भीम सिंह जम्मू कश्मीर विधानसभा में किसी विधेयक का विरोध करने वाले थे, तब पुलिस गई, विधायक थे और इन्हें गिरफ्तार करके थाने में बैठा ले बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के, जबरदस्ती। तो भाई आपका कार्यवाही चली, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी
न विधानसभा में रहेंगे और न विधेयक का क्या करेंगे विरोध। तो जब विधेयक पास हो गया तो पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। ये हाई कोर्ट गए कि हमें अवैध रूप से पुलिस ने क्या किया था गिरफ्तार, हमें राज्य से क्या दिलवाया जाए मुकदमा। तो आपका कह सकते हैं कि फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें अवैध रूप से बंदी बनाया गया था, अतः जम्मू कश्मीर राज्य इनको क्या दे, मुआवजा दिलवा गया। तो इस प्रकार अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति बंदी हैं तो क्या क्या रेमेडी हैं, हमने ये बताया। तो अगला भाई लंबा लंबा क्वेश्चन है आपका, कल चलेगा क्लास अगला, क्योंकि फिर आपका दो क्वेश्चन अभी भाई आपका सामान्य है। एक प्रिवेंटिव अरेस्ट कल बता दिया जाएगा, फिर आपका अगला जो बताया जाएगा आपका जजों की गिरफ्तारी तब